1976 नागपुर की जेल की एक अंधेरी कोठरी में सिर्फ 23 साल का एक लड़का सलाखों के पीछे बैठा था। हाथ में पुलिस की लाठी के निशान थे, आंखों में दर्द भी था और जिद भी। किसी ने उससे पूछा, इतनी तकलीफ में भी राजनीति में क्यों टिके हो? तो उस लड़के ने बस मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि सपनों को सच करना है तो ये रास्ता आसान नहीं होगा। उस लड़के का नाम था नितिन गडकरी, जिसे मोहल्ले वाले मोटू कहकर चिढ़ाते थे, जिसके बारे में डॉक्टरों ने बचपन में ही कह दिया था, ये बच्चा ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। लेकिन वही मोटा लड़का बड़ा होकर भारत की सड़कों का नक्शा बदलने वाला निकला। साल 1995 में एक शाम तो मुंबई में अचानक से गहमा गहमी मच गई। अफसरों की फाइलें इधर उधर दौड़ रही थी, इंजीनियर माथा पकड़कर बैठे थे और मीडिया वाले सवाल दाग रहे थे। क्या मुंबई से पुणे तक इतनी चौड़ी सड़क बन सकती है और क्या सरकार के पास इसके लिए पैसा है? तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक भारी भरकम शख्स अंदर आया। चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में तेज और जुबान पर सिर्फ एक लाइन, सपने देखने वाले ही सपनों को सच करते हैं। ये शख्स नितिन गडकरी ही थे। महाराष्ट्र की राजनीति और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का नक्शा बदलना शुरू हो गया। नितिन गडकरी की लाइफ कितनी टिपिकल रही है और कितनी इंटरेस्टिंग भी, ये आपको जानने को मिलेगा। इवन नितिन गडकरी पर कई आरोप भी लगे और मर्डर का इल्जाम भी। जी हाँ, नितिन गडकरी की लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है जो सोचा भी नहीं जा सकता। तो चलिए इनकी लाइफ जानने के लिए शुरुआत शुरू से करते हैं। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। नितिन गडकरी का जन्म 27 मई 1957 यानी 1957 को नागपुर के एक साधारण से किसान परिवार में हुआ था। बचपन में ही डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये बच्चा ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। मोटापा, अस्थमा और कई बीमारियों ने उन्हें घेर रखा था, लेकिन गडकरी के घर वालों ने हार नहीं मानी और इस बच्चे ने भी जैसे ठान लिया था कि मैं कमजोरी को ताकत बनाऊंगा। मोहल्ले में दोस्त उन्हें मोटू कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन वही मोटू बड़ा होकर इतना ताकतवर निकला कि दिल्ली की सियासत तक उसकी गूंज पहुंची। वैसे गडकरी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थे, लेकिन किताबों से उनका गहरा रिश्ता था। गांधी, सावरकर, अंबेडकर, ये सब उनकी लाइब्रेरी की किताबें थीं और शायद इन्हीं किताबों से उनके मन में राजनीति का बीज अंकुरित हुआ। उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो अपनी बुक्स किराए पर देकर पैसे कमाते थे। कॉलेज पहुंचे तो सीधा एबीवीपी से जुड़ गए। उन दिनों आपातकाल के बाद राजनीति में नई हवा बह रही थी। युवा नेता जेल जा रहे थे, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और गडकरी भी उसी लहर में बह निकले। साल 1976 में नागपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव बैन हो गया तो गडकरी ने विरोध किया। इमरजेंसी के ठीक बाद का टाइम था और सरकार इंदिरा गांधी की थी। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पहली बार 23 साल की उम्र में नितिन गडकरी जेल गए। गडकरी छोटी सी कोठरी में थे, चारों तरफ सलाखें थीं और हाथ में पुलिस की लाठी का निशान था। यहाँ रहकर गडकरी समझ गए थे कि राजनीति इतनी भी आसान नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी 19 महीने जेल में रहकर भी गडकरी ने सोच लिया था रहना तो राजनीति में ही है। जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने धीरे धीरे बीजेपी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। 1989 यानी 1990 में विधान परिषद पहुंचे और देखते ही देखते नितिन गडकरी पार्टी में एक मजबूत चेहरा बन गए। फिर आया साल 1995 जब उन्हें महाराष्ट्र का PWD मंत्री बनाया गया। उस वक्त ये मंत्रालय बदनाम था, फाइलें धूल खाती रहती थी, सड़कें बनती ही नहीं थी और ठेकेदार सिर्फ पैसे बनाते थे। लेकिन गडकरी ने सोच लिया था कि मैं यहीं से कमाल कर सकता हूँ। उन्होंने एक सपना देखा, मुंबई और पुणे के बीच दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस वे बनाने का। गडकरी ने जैसे ही अपना प्लान बताया तो ऑफिसर हंसने लगे, इंजीनियर बोलने लगे कि ये काम तो बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि बीच में बहुत चट्टाने हैं और पैसों की भी बहुत कमी है। फिर क्या था, गडकरी ने नया फॉर्मूला निकाल लिया जिसका नाम था BOT यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, यानी कंपनियां पैसा लगाएंगी, टोल वसूलेंगी और फिर सड़क सरकार को दे देंगी। ये आइडिया नया था, इनोवेटिव था और रिस्क से भरा हुआ था, लेकिन गडकरी ने रिस्क लिया और इसका रिजल्ट सामने आया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। कि देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला और मैंने उनको कहा था कि 140 किलोमीटर स्पीड पर मैं थर्मास से चाय निकालूंगा
और एक भी बूंद अगर नीचे गिर गया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुमको छोड़ूंगा नहीं। जी हाँ, ये एशिया का पहला एक्सप्रेसवे था जिसे बनाने का श्रेय नितिन गडकरी को ही जाता है। यहीं से लोगों ने नितिन गडकरी का नाम जुगाड़ू मंत्री दे दिया, क्योंकि वो हर मुश्किल का हल निकाल लेते थे। गडकरी अपने काम को लेकर काफी सीरियस थे। एक बार एक ऑफिसर ने उन्हें लंबा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू कर दिया। गडकरी को ये पसंद नहीं था। बस फिर क्या था, उन्होंने बीच में रोक दिया और कहा, भाई मुझे पावर पॉइंट की नहीं, पावरफुल काम की जरूरत है। वहाँ बैठे ऑफिसर्स ने जैसे ही यह बात सुनी, वो हक्के बक्के रह गए और कुछ ही देर में कमरे में ठहाके गूंजने लगे। लेकिन राजनीति का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। 1999 यानी 1999 में उन पर एक बड़ा आरोप लगा। बिल्डर विनोद शिवराम ने आरोप लगाया कि गडकरी उन्हें मारना चाहते हैं। बस फिर क्या था, किसी मंत्री पर यह आरोप लगना बहुत बड़ी बात थी। मीडिया ने उन्हें विलेन बना दिया। न्यूज़पेपर में नितिन गडकरी के खिलाफ खूब आर्टिकल्स छपे। पार्टी के भीतर भी विरोधियों ने तंज कसना शुरू कर दिया, लेकिन गडकरी चुपचाप जांच का इंतजार कर रहे थे। नितिन गडकरी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट ने बोल दिया कि क्या आपने इस हत्या की साजिश रची है? फिर क्या था, गडकरी ने बिना घबराए बोला, अगर मैं किसी हत्या की साजिश करूंगा तो क्या नागपुर की गलियों में घूमता फिरूंगा? मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश हो रही है। आखिर सच्चाई सामने आई और केस फर्जी निकला और गडकरी को क्लीन चिट मिल गई। लेकिन इस घटना ने उन्हें सिखा दिया कि राजनीति में आरोप और बदनामी हमेशा साथ चलती है। फिर साल 2009 में जब बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो दिल्ली में सब हैरान रह गए। ये वही गडकरी थे जो ज्यादातर समय नागपुर और मुंबई में दिखते थे और दिल्ली की पॉलिटिक्स से दूर ही रहते थे। लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा किया। उन्होंने संगठन को मजबूत करने की कोशिश की, युवाओं को आगे लाने की बात की, लेकिन तभी उन पर आरोप लगा कि उनकी कंपनियों में फर्जी निवेश हुआ है। उस समय कांग्रेस ने गडकरी पर खूब हमला बोला। मीडिया ने उस समय गडकरी के खिलाफ खूब शोर भी मचाया और आखिरकार गडकरी को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। ये उनके करियर का सबसे कठिन दौर था। लेकिन गडकरी की खासियत यही है कि वो गिरते हैं लेकिन उठते उससे भी तेज हैं। 2014 में मोदी सरकार बनी और उन्हें मिला सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उस वक्त भारत में सड़क निर्माण की रफ्तार सिर्फ 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी। गडकरी ने कहा, हम इस स्पीड को 40 किलोमीटर प्रतिदिन करेंगे और सब हंसने लगे। लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने ये कर दिखाया। आज भारत की सड़कें 37 से 40 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बन रही हैं। गडकरी ने एक दफा तो एक ठेकेदार को ये तक बोल दिया था कि अगर ये काम 2 दिन में नहीं हुआ तो तुम्हारे पैसे कट जाएंगे। बस फिर क्या था, ठेकेदार घबरा गया और काम तेजी से हुआ। इवन भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला योजना, इलेक्ट्रिक हाईवे, ग्रीन एनर्जी, ये सभी गडकरी की ही देन है। वो कहते हैं भारत में सड़कें सुधरेंगी तो अर्थव्यवस्था खुद ब खुद सुधर जाएगी। और सच में सड़कें बनी तो ट्रक तेज चले, लॉजिस्टिक का समय घटा और पेट्रोल डीजल बचा। ये सब कुछ अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देते हैं। गडकरी का ह्यूमर भी गजब का है। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। अभी 3-4 महीने में ओपन हो जाएगा और ये दिल्ली के लोग जब उसमें से जाएंगे, वैसे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के कारण आप 100 साल तक भूल नहीं सकोगे। इतना सुंदर स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट बना है, आप जरूर देखने के लिए जाइए, पूरा हुआ है। संसद में एक बार उन्होंने बोला कि एक तरफ मैं सड़कें बना रहा हूँ, दूसरी तरफ अपनी पार्टी की गाड़ी खींच रहा हूँ, तो सब हंसने लगे। एक बार उन्होंने खुद को रॉकेट बताया और कहा, मैं तेज भागता हूँ, बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं। ये हल्कापन ही उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाता है। इवन एक बार तो गडकरी ने अपनी पत्नी से ही प्रॉमिस कर दिया कि अब तो मैं वजन कम करके ही रहूंगा। लेकिन हुआ क्या, 30 साल बाद गडकरी ने अपना वजन कम किया। जी हाँ, गडकरी की निजी या पर्सनल लाइफ भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। पत्नी कंचन गडकरी समाज सेवा करती हैं, बेटे निखिल और सारंग का बिजनेस है, बेटी कृतिका पढ़ाई में बिजी रहती हैं और गडकरी को बागवानी और खेती का शौक है। वो वहाँ पर फुल इंटरेस्टेड रहते हैं। नागपुर में उनका ऑर्गेनिक गार्डन भी है। नागपुर के धापेवाड़ा स्थित भक्ति फार्म में श्री नितिन गडकरी जी की पत्नी श्रीमती कंचन गडकरी जी ने एक अनूठा प्रयोग करते हुए मल्चिंग पेपर तकनीक का इस्तेमाल कर 1 किलो तक वजन वाले ऑर्गेनिक प्याज का सफल उत्पादन किया है।
सुबह योग और प्राणायाम करते हैं क्योंकि डायबिटीज उन्हें लगातार कंट्रोल में रखनी होती है। खाने में सादा पोहा और उपमा पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि गडकरी का शरीर 120 किलो का है, लेकिन उन्होंने अब अपना वजन बहुत कम कर लिया है। उनकी ऊर्जा 18 घंटे लगातार काम करने की है। वो कहते हैं मोटापा मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। गडकरी कुक भी बेहतरीन है। उनकी रेसिपीज के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते हैं। बैंगन है ना, उसको गोल काटना, फिर तेल, मोहरी और थोड़ी फोड़नी डालकर, हींग डालकर उसको बैंगन को दोनों बाजू से थोड़ा गरम करना। और लोगों को खूब पसंद भी आते हैं। एक दफा तो बाला साहेब ठाकरे जब गडकरी से मिले तो उन्होंने उन्हें ड्रिंक ऑफर की, लेकिन गडकरी ने मना कर दिया कि मैं शराब नहीं पीता। हुआ क्या, बाला साहब ने बोला कि भाई इनके लिए गोमूत्र लाओ, और वहाँ पर सब बैठे जो थे वो हंसने लगे। तो बाला साहब ने सब गिलास में डाल के इनको बोला तुम लो। तो बड़ा साहब मैं नहीं पीता। बोले क्यों? बोला कभी पिया नहीं, मैं नींबू शरबत पीता। चौगुले को चौगुले चड्डी छाप है, बोले नितिन गडकरी। इसके लिए गोबर और गोमूत्र से। हालांकि गडकरी की आलोचना भी कम नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि टोल टैक्स जनता की जेब से काटता है। कुछ कहते हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। गडकरी का जवाब साफ था, काम चाहिए तो ईमानदारी से करो, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। आज जब आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 100 की स्पीड से गाड़ी दौड़ाते हैं, या मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर हवा से बातें करते हैं, तो याद रखिए ये सिर्फ सीमेंट और डामर की सड़कें नहीं है, ये एक आदमी की जिद है। उसका पागलपन है और उसका सपना है, वो सपना जो उसने 23 साल की उम्र में जेल की सलाखों के पीछे बैठकर देखा था। नितिन गडकरी की कहानी हमें यही सिखाती है कि राजनीति में सिर्फ भाषण और वादे काफी नहीं है, जरूरी है विजन और काम। और इसी विजन ने उन्हें देश की जनता से नाम दिलाया है हाईवे मैन। उन्होंने कहा था वादे में करता ही नहीं, सड़कें बनाता हूँ, और सच में उन्होंने यही किया। बाला साहेब भी नितिन गडकरी के काफी नजदीक थे, इवन वो उन्हें अपना बेटा भी मानते थे। अगर आपको नितिन गडकरी की ये जिंदगी की कहानी इंस्पायरिंग लगी तो इसे शेयर जरूर करना। और आपको क्या लगता है, भारत की अर्थव्यवस्था बदलने में सबसे बड़ा हथियार सड़कें हैं या राजनीति? और हाँ, ऐसे ही किस्से और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं प्रियंका जोशी आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे किसी बेहतरीन शख्स की जिंदगी के सफर के जानने के लिए।